स्टूडेंट। मैं रामेश्वर गौतम बायोलॉजी के उन स्टूडेंट के लिए नया यूट्यूब चैनल लेके आया हूँ जो स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। सभी स्टूडेंटों को इस चैनल के अंदर बायोलॉजी से रिलेटेड सभी प्रकार के टॉपिक डिटेल्स के साथ यहाँ पर बताए जाएंगे और मैं आशा करता हूँ कि अधिकांश स्टूडेंटों को मेरा यूट्यूब चैनल जो है ये पसंद आएगा। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप सभी मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही नीचे जो बेल आइकन दिया गया है उसे क्लिक करें ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो यहाँ पर अपलोड हो उसकी इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट को प्राप्त हो सके। तो आज सबसे पहले अपनी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर 12th क्लास की पहली यूनिट का पहला लेसन, आवृतबीजी पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। अपन इस लेसन के अंदर आवृतबीजी पादपों में जनन की उन सभी विधियों का अध्ययन करेंगे जो इन पादपों के अंदर पाई जाती है और इन जनन की विधियों के फलस्वरूप किस प्रकार की संरचनाएं जो है वो इन पादपों के अंदर निर्मित होती है। चूँकि अपन जानते हैं कि जनन जो है वो जीवों का एक जैविक गुण है और इस गुण के द्वारा कोई भी जीव अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है और अपने विकास की प्रक्रिया को आगे की ओर बढ़ाता है और अपने अस्तित्व को बनाए हुए रखता है। चूँकि अपन जनन की प्रक्रिया को आवृतबीजी पादपों में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपन ये जानना चाहते हैं कि आवृतबीजी पादप होते क्या हैं। तो आवृतबीजी पादपों को समझने के लिए अपन बायोलॉजी की टैक्सोनॉमी वर्गी की शाखा के अंतर्गत अपन जाते हैं, जिसमें जीवों के वर्गीकरण की अलग अलग प्रणालियाँ प्रस्तुत की गई थी अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव और उन जीवों को किस प्रकार यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए स्टूडेंट, जीवों के वर्गीकरण की सबसे पहली जो प्रणाली है वो आर.एच. व्हिटेकर की 5 जगत प्रणाली है, जिसमें आर.एच. व्हिटेकर ने पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को निम्न 5 जगतों के अंदर, बड़े जगतों के अंदर वर्गीकृत किया। इन 5 जगतों के अंदर सबसे पहला जो जगत है वो है मोनेरा जगत, दूसरे नंबर का जो जगत है वो है प्रोटिस्टा जगत, तीसरे नंबर का जो जगत है वो है फंजाई जगत और चौथे नंबर का जो जगत है वो है प्लांटी और पाँचवें नंबर का जो जगत है वो है एनिमेलिया। इस वर्गीकरण प्रणाली को यदि अगर देखा जाए तो ये सबसे बढ़िया वर्गीकरण प्रणाली है जीवों को समझने की, जिसके अंतर्गत कुछ वर्गीकरण के आधार यहाँ पर रखे गए थे और उन वर्गीकरण के आधार पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को इन 5 बड़े जगतों के अंदर विभाजित किया गया। एक छोटी सी जानकारी अपन यहाँ पर 5 जगतों के बारे में ले लेते हैं। सबसे पहला जगत है मोनेरा जगत। इसमें सम्मिलित किए जाने वाले जीव हैं वो अकोशिकीय जीव हैं, एसेल्युलर जीव हैं, प्रोकैरियोटिक जीव हैं और इसमें उन सभी सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है, जीवाणु, विषाणु, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल जो है उनको सम्मिलित किया गया है। दूसरे नंबर का जगत है प्रोटिस्टा। इसमें सम्मिलित जीव एक कोशिकीय हैं, यूकेरियोटिक जीव हैं और प्रोटोजोआ वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं, एक कोशिकीय जीव, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, उन सभी जीवों को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। तीसरे नंबर पर फंजाई है, जिसे अपन कवक जगत भी कहते हैं और इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं वो यूकेरियोटिक हैं लेकिन बहुकोशिकीय जीव हैं और राइजोपस, मशरूम जैसी जो कवक हैं उसको इनके अंदर सम्मिलित किया गया है। चौथे नंबर का जो जगत है वो है प्लांटी, जिसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि अपन आवृतबीजी पादपों के अंदर जनन देखना चाहते हैं। तो अपन जानते हैं कि प्लांटी जो है वो यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय जीव होते हैं, स्वपोषी जीव होते हैं, जो कि इसमें सभी स्वपोषी जीवों को सम्मिलित किया गया है और अपन जानते हैं कि सभी स्वपोषी जीव जो है वो कौन होते हैं, सभी हरे पादप। ठीक है, तो उस आधार पर इसका नाम रखा गया है प्लांटी। 5वें नंबर पर एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंतर्गत आने वाले जो जीव होंगे वो यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय जीव होंगे, विषमपोषी जीव होंगे और छोटे जीवों से लेकर के बड़े जीव, कीट्स, ठीक है ना, कीटों से लेकर के और मेमलिया तक के जो जीव हैं वो सभी जीव जो हैं वो एनिमेलिया जगत के अंदर सम्मिलित होंगे। चलिए, अपन जानते हैं कि सभी पादपों का अध्ययन जो है वो जीव विज्ञान की एक शाखा के अंतर्गत किया जाता है
जिसे अपन कहते हैं वनस्पति विज्ञान बॉटनी। और वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाए? थियोफ्रेट्स को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया है। थियोफ्रेट्स के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। थियोफ्रेट्स के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसे नाम दिया गया हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इस थियोफ्रेट्स के द्वारा पौधों को उनके स्वभाव और आकार के आधार पर 3 वर्गों के अंदर विभाजित किया गया। इन्होंने पादपों को 3 वर्गों के अंदर विभाजित किया। 3 वर्ग इन्होंने बताए, 3 भाग इन्होंने बांटे। पहला भाग था शाक, जिसके अंदर सबसे छोटे पादपों को रखा गया। दूसरे नंबर का झाड़ी, जहाँ पर मध्यम छोटे जो जीव, छोटे से बड़े जो पादप होंगे उन पादपों को इसके अंदर सम्मिलित किया गया। तीसरे नंबर पर वृक्ष, जहाँ पर सभी बड़े वृक्षों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया। थियोफ्रेट्स के बाद कैरोलस लिनियस, जिन्हें अपन आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। कैरोलस लिनियस के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई थी जिसे जेनेरा प्लांटेरम नाम से जाना जाता है। जेनेरा प्लांटेरम के नाम से जाना जाता है। और कैरोलस लिनियस ने इस जेनेरा प्लांटेरम में पादपों को 24 वर्गों में विभाजित किया। कितने वर्गों में? 24 वर्गों में इन्होंने विभाजित किया था। 23 वर्गों में इन्होंने पुष्पीय पादप जो फेनेरिगम्स है, ठीक है ना, उनको रखा। और 24वें वर्ग में अपुष्पीय पादप क्रिप्टोगेम्स को इन्होंने रखा। अर्थात 24 वर्गों में से 23 वर्ग जो हैं उनमें इन्होंने पुष्पीय पादप, जिन पादपों के अंदर पुष्पीय संरचनाएं विकसित होती है, उन पादपों को इन्होंने 24 वर्गों के अंदर रखा। और एक लास्ट का जो वर्ग था 24वां वर्ग, वो उन्होंने पुष्प रहित पादपों का बनाया, जिन्हें अपन अपुष्पीय पादप या क्रिप्टोगेम्स कह सकते हैं। इसके बाद में आगे देखें तो वर्गीकरण की प्रक्रिया के दौरान ही एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, आइक्लर, 1883। इन्होंने संपूर्ण वनस्पति जगत को 2 प्रमुख भागों के अंदर वर्गीकृत किया। अर्थात पूरा जो पादप जगत है, सभी पादप जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उन पादपों को इन्होंने 2 मुख्य भागों में बांटा। एक भाग बनाया इन्होंने क्रिप्टोगेमिया और दूसरा भाग इन्होंने बनाया फेनेरोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया अर्थात अपुष्पोद्भिद पादप और फेनेरोगेमिया अर्थात पुष्पोद्भिद पादप। चूँकि अपन नाम से ही यहाँ पर देख सकते हैं कि अपुष्पोद्भिद पादप अर्थात इस भाग के अंदर कौन से पौधों को सम्मिलित किया गया? जिन पादपों के अंदर पुष्प और बीजों का निर्माण नहीं होता है। अर्थात इस क्रिप्टोगेमिया भाग के अंदर जो भी पादप पाए जाएंगे, इन पादपों के अंदर पुष्प और बीज जैसी संरचनाओं का निर्माण नहीं होगा। जबकि दूसरा वर्ग जो भाग जो बनाया था फेनेरोगेमिया, जिन्हें अपन ने पुष्पोद्भिद पादप कहा था, और इन पादपों के अंदर पुष्प एवं बीज जैसी संरचनाएं उपस्थित होगी। इनके अंदर पुष्प एवं बीज उत्पन्न होंगे। और लक्षणों के रूप में यदि अगर अपन देखें तो क्रिप्टोगेमिया के अंदर सभी निम्न श्रेणी के पादपों को सम्मिलित किया गया है, जबकि फेनेरोगेमिया के अंदर उच्च श्रेणी के पादपों को सम्मिलित किया जाता है। क्रिप्टोगेमिया के अंदर जो निम्न श्रेणियां, यहाँ पर निम्न श्रेणी के जो पादप सम्मिलित किए गए थे, उन सभी पादपों को यहाँ पर 3 उप विभागों के अंदर बांटा गया है। और ये 3 उप विभाग यहाँ पर बनाए गए हैं। सबसे पहला थैलोफाइटा, दूसरा बनाया गया है यहाँ पर ब्रायोफाइटा, और तीसरा बनाया गया है यहाँ पर टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर पाए जाने वाले जो पादप होंगे, उनका पादप शरीर थैलस के समान होगा। उनके अंदर जड़, तना एवं पत्ती जैसी संरचनाएं जो हैं वो अनुपस्थित होंगी। और इन पादपों के अंदर संवहनी तंत्र, जाइलम और फ्लोएम जैसी संरचनाएं जो हैं उनका भी यहाँ पर अभाव होगा। इसलिए थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आने वाले जो पादप होते हैं उन्हें अपन असंवहनी पादप कहते हैं। थैलोफाइटा समूह के अंदर अपन शैवाल, कवक, जीवाणु और लाइकेन जो है उनको अपन यहाँ पर सम्मिलित कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत ब्रायोफाइटा को सबसे पहले तो पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समूह के अंतर्गत आने वाले जो पादप हैं वो जल में भी पाए जाते हैं और स्थल अर्थात नम मृदा में, दलदले आवास में भी ये पाए जाते हैं। इस वजह से इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है।
ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो पादप होंगे उनके अंदर भी जड़ तना पत्ती जैसी संरचनाएं अनुपस्थित होगी और इनके अंदर भी संवहनी तंत्र जाइलम और फ्लोएम जो है वो अनुपस्थित होगा। तीसरे नंबर पर है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को अपन प्रथम संवहनी पादप कहते हैं। प्रथम संवहनी पादप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समूह के अंदर जाइलम और फ्लोएम जैसी संरचनाएं जो है वो यहाँ पर पाई जाएगी, अर्थात संवहनी तंत्र, वेस्कुलर सिस्टम, संवहनी तंत्र यहाँ पर पूरी तरीके से उपस्थित होगा। ठीक है, इसकी पूरी तरीके से डिटेल जो है वो अपन आगे की क्लासों के अंदर, आगे के चैप्टर के अंदर जो भी आपके टॉपिक डलेंगे उसके अंदर बताई जाएगी। ठीक है ना, जहाँ पर आपको पूरी तरीके से क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स के बारे में पूरी डिटेल से यहाँ पर बताया जाएगा। और इन टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत पाए जाने वाले जो पादप होंगे उनके अंदर जड़ तना एवं पत्ती जैसी संरचनाएं उपस्थित होगी। ठीक है, अर्थात इन्हें अपन प्रथम सफल पादप कह सकते हैं। फेनेरोगेम्स अपुष्पद्विज पादपों की अपन बात कर रहे थे, तो इनके अंदर पुष्प और बीज जैसी संरचनाएं इनके अंदर पाई जाती है, इसलिए अपन इन पादपों को पुष्प की उपस्थिति के आधार पर पुष्पधारी पादप भी इन्हें अपन कह सकते हैं, पुष्पधारी पादप। और चूंकि इनके अंदर बीज भी पाए जाते हैं और बीज की उपस्थिति के आधार पर अपन इन्हें बीजधारी पादप भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो पुष्पोद्भिद पादपों को फेनेरोगेमिया के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जो पादप होते हैं उन्हें पुष्पधारी पादप और बीजधारी पादप भी कहा जाता है। इसमें चूंकि उच्च श्रेणी के पादपों को सम्मिलित किया गया है, तो अपन जानते हैं कि पादपों की यहाँ पर दो उच्च श्रेणियाँ हैं, अर्थात दो विभाग यहाँ पर बांटे गए हैं, उपविभाग बांटे गए हैं। एक है जिम्नोस्पर्म जिन्हें अपन अनावृत बीजी कहते हैं, और दूसरा है एंजियोस्पर्म जिन्हें अपन आवृत बीजी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों फेनेरोगेम्स के अंतर्गत सम्मिलित है, अर्थात इनके अंदर पुष्प और बीज दो जैसी संरचनाएं तो इनके अंदर निर्मित होगी, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर पाए जाने वाले जो भी पादप होंगे उनके अंदर विकसित होने वाले जो बीज होंगे वो कैसे होंगे? नग्न बीज होंगे, नेक्ड सीड इनके अंदर पाया जाएगा। इसलिए जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी पादपों को अपन नग्न बीजी पादप भी कहते हैं। क्या कहेंगे? नग्न बीजी पादप भी इन्हें कहा जा सकता है। ठीक है, और दूसरा है एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पादप। जैसा कि अपन पादप के लेसन के टॉपिक्स पर आते हैं, तो अपन जनन की विधि किसके अंदर पढ़ना चाह रहे थे? आवृत बीजी पादपों के अंदर। तो देखिए, अपन देखते हैं अपन धीरे धीरे कहाँ पर पादपों की विभिन्न प्रकार की शाखाओं को देखते देखते अपन कहाँ पर पहुँच चुके हैं? आवृत बीजी पादपों तक। दूसरे नंबर पर एंजियोस्पर्म और आवृत बीजी पादप, अर्थात इन पादपों के अंदर बीजों के ऊपर बीज आवरण पाया जाएगा। पादपों के अंदर पाए जाने वाले जो बीज होंगे उन बीजों के ऊपर क्या पाया जाएगा? बीज आवरण पाया जाएगा, सीड कोट यहाँ पर पाया जाएगा, इसलिए इन्हें अपन आवृत बीजी पादप कहते हैं। यह आवृत बीजी पादपों में अपन एक बीजपत्री पादप कह सकते हैं, एक बीजपत्री पादप, और दूसरे नंबर पर इन्हें अपन द्विबीजपत्री पादपों के अंदर अपन इन्हें विभाजित कर सकते हैं, एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री पादप। अर्थात बीज के अंदर केवल एक ही बीजपत्र तो एक बीजपत्री पादप मोनोकोटिलिडनी, और बीज के अंदर दो बीजपत्र तो उन्हें अपन कहेंगे डाइकोटिलिडनी द्विबीजपत्री पादप। चलिए देखो, अब अपन देख रहे हैं आवृत बीजी पादपों के बारे में। अपन यहाँ पर डिटेल से थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आवृत बीजी पादप होते क्या हैं। तो अपन ने बता ही दिया था आवृत बीजी पादप जिनके अंदर पाए जाने वाले जो बीज होंगे उन बीजों के ऊपर क्या पाया जाएगा? आवरण पाया जाएगा, तो इन्हें अपन ने कहा था आवृत बीजी पादप। बीज यदि अगर एक बीज पत्र में उपस्थित है तो एक बीजपत्री पादप, और बीज यदि अगर दो बीज पत्रों में उपस्थित है तो द्विबीजपत्री पादप। सबसे पहले आवृत बीजी पादपों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बढ़िया जो गुण है वो क्या है कि इन आवृत बीजी पादपों के अंदर क्या पाया जाता है? पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। ठीक है ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, पीढ़ी एकांतरण। अब ये पीढ़ी एकांतरण क्या होता है अभी? तो दोस्तों, सभी प्रकार के पादप समूह को यदि अगर अपन देखते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो इन सभी पादपों के अंदर पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण होता है कि पादपों के अंदर युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद अवस्थाओं के एकांतरण को, पादपों में युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइटिक व बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइटिक अवस्थाओं के एकांतरण को क्या कहा जाता है?
पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। अर्थात इन सभी पादप समूहों के अंदर दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है, एक युग्मकोद्भिद प्रावस्था पाई जाती है और एक बीजाणुद्भिद प्रावस्था पाई जाती है। युग्मकोद्भिद प्रावस्था के अंदर पादप शरीर के अंदर युग्मकों का निर्माण होता है और बीजाणुद्भिद प्रावस्था के अंदर पादपों के अंदर बीजाणुओं का निर्माण होता है। युग्मकोद्भिद प्रावस्था सदैव अगुणित होती है, एन होती है, और बीजाणुद्भिद प्रावस्था सदैव जो है वो क्या होती है, द्विगुणित होती है, 2n होती है। आवृत बीजी पादपों के यदि अगर अपन बात कर रहे हैं तो आवृत बीजी पादपों में मुख्य और दीर्घजीवी अवस्था जो है वो कौन सी पाई जाएगी, बीजाणुद्भिद अवस्था पाई जाएगी, स्पोरोफाइटिक अवस्था यहाँ पर पाई जाएगी। अर्थात इन आवृत बीजी पादपों के अंदर पादप जो है वो जड़, तना एवं पत्ती द्वारा निरूपित होंगी, जो बीजाणुद्भिद प्रावस्था को प्रदर्शित करेंगी। और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि बीजाणुद्भिद प्रावस्था सदैव कैसी होती है, द्विगुणित, डिप्लॉइड, 2n होती है। इस द्विगुणित प्रावस्था के अंदर, बीजाणुद्भिद प्रावस्था के अंदर अर्धसूत्रण द्वारा यहाँ पर किसका निर्माण होगा, युग्मकों का निर्माण होगा। युग्मक कैसे होंगे, अगुणित होंगे, हैप्लॉइड होंगे, और इन युग्मकों के निर्माण से ही इन्हीं पादपों के अंदर युग्मकोद्भिद प्रावस्था का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, गैमेटोफाइटिक प्रावस्था का निर्माण हो जाएगा। अर्थात बीजाणुद्भिद प्रावस्था से इन पादपों के अंदर युग्मकोद्भिद प्रावस्था का निर्माण हो जाएगा। तो युग्मकोद्भिद प्रावस्था, गैमेटोफाइटिक प्रावस्था जो है वो सदैव कैसी होती है, अगुणित होती है। युग्मकों के संयुग्मन से पुनः बीजाणुद्भिद प्रावस्था स्थापित होती है। अर्थात यहाँ पर जो युग्मक निर्मित होंगे, जैसे नर पादप होंगे और नर जनन भाग होगा, मादा जनन भाग होगा, नर जनन भाग पुमंग, मादा जनन भाग जयांग, ठीक है ना। तो नर जनन भाग के अंदर नर युग्मक के रूप में पुमणुओं का निर्माण होगा, मादा जनन भाग के अंदर, जयांग के अंदर मादा युग्मक के रूप में अंडाणुओं का निर्माण होगा। दोनों ही चूंकि निर्मित होने वाले युग्मक जो है वो अगुणित होते हैं, और इन युग्मकों के संयुग्मन से पुनः 2n रूप में बीजाणुद्भिद प्रावस्था जो है वो इन पादपों के अंदर स्थापित हो जाती है। तो युग्मकोद्भिद प्रावस्था से आगे जाकर के फिर से किसका निर्माण हो जाता है, बीजाणुद्भिद प्रावस्था का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आवृत बीजी पादपों के अंदर क्या पाया जाता है, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। तो पीढ़ी एकांतरण को दोस्तों आप सही तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए दोबारा से, कि पादपों के अंदर युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद अवस्थाओं के एकांतरण को क्या कहा जाएगा, पीढ़ी एकांतरण कहा जाएगा। अर्थात पादपों के अंदर युग्मकोद्भिद, गैमेटोफाइटिक और बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइटिक दोनों अवस्थाएं जो है वो एकांतरित रूप में पाई जाएगी, जिन्हें अपन पीढ़ी एकांतरण कहेंगे। आवृत बीजी पादपों के अंदर मुख्य और दीर्घजीवी अवस्था जो है वो बीजाणुद्भिद होगी।